स्वागत है आप सभी का बोर्ड एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब कि इस वीडियो पर पहुँचे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख करके आए होंगे। नहीं देख करके आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यही चीज़ समझ में आएगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे कि नहीं सर, हमको केवल यही वाला वीडियो देखना है जो थंबनेल पे दिख रहा था। टेंशन नहीं लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो आज अपना जो है गॉस का प्रमेय का अगला वीडियो है, अगला लेक्चर है, जिसमें आपको हम बताने वाले हैं उसका अगला अनुप्रयोग क्या है। लेकिन अगला अनुप्रयोग बताने से पहले आप सभी को हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं इससे पहले वाले वीडियो में, जिसमें आपको हम बताए थे अनंत तार लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वहां पे आपको मिस्टेक दिखा होगा, और वो मिस्टेक क्या था वैसे तो हम कमेंट में कमेंट करके उसको पिन कर दिए थे। आप लोग अगर कमेंट देखे होइएगा तो उस मिस्टेक को आप क्लियर कर लिए होइएगा। अदरवाइज कमेंट नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, उस मिस्टेक को यहाँ पर अभी हम सुधार कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो वो क्या था कि उसमें आपको हम बताए थे एक अनंत तार था। उस अनंत तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था। एक गोलीय सतह था, गोलीय नहीं था, एक बेलनाकार काल्पनिक सतह था जिसमें 3 गो सतह था। एक ऊपर वाला सतह था, एक नीचे वाला सतह था, और एक ये जो घुमा हुआ सतह है, एक ये सतह था। 3 गो सतह था। मिस्टेक क्या हुआ था कि नाम में जो गड़बड़ी था वहीं पर मिस्टेक हो गया था, बाकी सब कुछ सही था। सुनिए, अब उसको सुधार क्या करना है, सुनिए ध्यान से। अपने अनुसार आपको क्या करना है, हमने वहां पर जो नाम दिया था ऊपर वाले का, अगर मान लीजिए वहां पर जो भी रहा होगा उसको आप सुधार कर लीजिएगा, बस नाम में मिस्टेक था। ऊपर वाले का नाम अगर S1 है तो हम नीचे वाला का नाम दे दिए थे S3, और जो बीच में गोलाकार है उसका नाम हमने दिए S2। अब इस S1 से जो आया था वो आया था phi1, इस S2 से जो आया था वो आया था phi2 होना चाहिए था, वहां पर हमने phi3 लिख दिया था, यही मिस्टेक था। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला सतह और नीचे वाले सतह के लिए जो फ्लक्स आता था वो आया था वो 0 था, जो कि बिल्कुल ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस मिस्टेक नाम में था और कहीं पर भी नहीं। ठीक है, और जो S2 था उसके लिए आया था E2πrl। तीनों को हम लोग जोड़े थे तो आपका जो आया था वो क्या आया था, फाइनेट आया था। जोड़ने पर जो आया था वह क्या आया था, तो सर वो आया था फाइनेट। phi1 प्लस में phi2 प्लस में phi3। phi1 का मान कितना था, 0 था। ये सब बिल्कुल सही लिखे थे, बस वहां पे मिस्टेक हो गया था नाम लिखने में। तो यहाँ पे फाइनेट आ गया था आपका E2πrl आ गया था, बस यही उसमें मिस्टेक था, उसको आप सही कर लीजिएगा। अब एक दो डाउट है विद्यार्थी का, वो क्या है सुनिए। सर कहीं पर आप लिखे हुए हैं फाइनेट बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट, कहीं पर केवल आप फाई लिखे हुए हैं Q बटा एप्सिलॉन नॉट, कहीं पे फाई E लिखे हुए हैं Q बटा एप्सिलॉन नॉट। देखिए डाउट होना आपका वाजिब है, बिल्कुल सही डाउट है, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, इस तीनों का ही मतलब क्या हुआ, सेम चीज हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। अब सुनिए ध्यान से, क्यू नेट लिखा हुआ है जिसको हम लोग बोल देंगे कुल विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स
केवल फाई लिखा हुआ है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए भी आएगा विद्युत फ्लक्स। फाई ई लिखा हुआ है इसके लिए भी आएगा विद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए टेंशन आप नहीं लीजिएगा। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे फाई को केवल फ्लक्स बोल देता है। क्या बोल देता है? फ्लक्स बोल देता है। लेकिन यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, इससे स्पष्ट है कि यह विद्युत फ्लक्स की बात हो रही है। उम्मीद करते हैं अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम आते हैं अगला अनुप्रयोग पर। ठीक है, तो हाँ दोस्तों, अब उसके बाद जो है अपना गॉस का जो अनुप्रयोग है वो है एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं वह बिंदु आवेश के कारण पढ़े हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण पढ़े हैं, जिसमें अक्षीय, निरक्षीय और किसी बिंदु पर आया था। और कल वाले वीडियो में जो पढ़े थे वो एक अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था। अब बोला गया है कि अब एक गोला होगा। क्या होगा? एक गोला होगा। गोला थोड़ा सा बढ़िया बना लेते हैं। चलिए, एक गोला है। अब इसके कारण निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहां पे निकालना है? किसी बिंदु पर। अब कौन सा बिंदु है इसके बारे में पता है ये नहीं है। बिंदु तो हो सकता है कि गोले के अंदर में भी हो, गोला पर भी हो, या गोला से बाहर भी हो। 3 जगह कंडीशन बनता है। तो उस कंडीशन को 3 बार बनाने के लिए आपको ए नंबर में देना पड़ेगा क्या चीज है? जब बिंदु, अब उस बिंदु को हम माने हैं P। क्या? जब बिंदु लिख लेते हैं गोले के बाहर हो। क्या होगा जी? गोले के बाहर होगा। एक कंडीशन मान लीजिए। कंडीशन क्यों माने हैं? क्योंकि बिंदु हो सकता है या तो यहां पर हो, या तो इसके सतह पर हो, या इसके बाहर हो। खोखले गोले, अब देखो यहाँ पर गोला लिखा हुआ है तो हमेशा हम खोखले गोले ही समझेंगे। ठीक है, तो खोखले गोले के अंदर कहीं पर भी हो सकता है, खोखला गोला के सतह पर हो सकता है, या उसके बाहर कहीं पर भी हो सकता है। 3 कंडीशन हो सकता है। अब इस तीनों को बारी बारी से सॉल्व करना होगा, तीनों का अलग अलग निकालना होगा। तो उसमें से ए नंबर हम ले लिए जब बिंदु गोले के क्या हो? बाहर हो। ठीक है, अब समझिए इसका आएगा अब माना की। क्या आएगा? माना की। अब उसी माना की के अनुसार फोटो को हम क्या कर जाएंगे? एडजस्ट कर दे जाएंगे। माना कि आर त्रिज्या के एक गोले, इसका जो त्रिज्या है वह क्या है बवारे? इस गोले का जो त्रिज्या है वह कैपिटल आर है। गोले का त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। ए, इसका नाम क्या है? ए है। का केंद्र ओ है, इस केंद्र का नाम क्या है? ओ है। और आवेश क्यू समान रूप से सतह या उसको बोलते हैं तल पर वितरित है। मतलब इसके सतह पर जो आवेश है वह कौन सा आवेश है जी? तो सर प्लस क्यू आवेश है। इस गोले का नाम ए है। गोले का नाम क्या है? ए है। इस पर आवेश क्या है सर? क्यू है। यहां तक हो गया। गोले के केंद्र ओ से, गोले के केंद्र ओ से आर दूरी पर बिंदु P स्थित है। एक यहाँ क्या है? यहां पर एक बिंदु है जिसका नाम क्या है? P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आर त्रिज्या का एक सकेंद्रित गोलीय सतह B खींचा गया है। अब क्या होगा? जो ही आपको दिख रहा है यहां पर, इसी को आर त्रिज्या मानते हुए एक सकेंद्रित बनाना है अपने को। क्या बनाना है सर? तो एक काल्पनिक सतह बनाना है। अब काल्पनिक सतह काहे बनाना है मेरे प्यारे विद्यार्थी? तो आपको पता है कि गॉस का प्रमेय का उपयोग हम तब भी कर सकते हैं। फोटो सही है? चलिए जो भी है आप सही पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना? यहां पर क्या मिटा दिए थे?
माना कि मिटा दिए थे। अब ये बन गया आपका फोटो। फोटो क्या है, सुनिए ध्यान से। माना कि आर त्रिज्या के एक गोले ए का केंद्र ए ओ है। एक गोला है जिसका नाम ए है, उसका केंद्र ओ है, त्रिज्या कैपिटल आर है, उसके केंद्र से आर दूरी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसी आर को त्रिज्या मानते हुए एक सौ केंद्रित का मतलब हुआ केंद्र एक गो रहेगा और वृत्त एक से ज्यादा रहेगा। केंद्र एक गो रहेगा, वृत्त एक से ज्यादा रहेगा, तो यह सभी वृत्त को बोलते हैं सौ केंद्रित वृत्त, मतलब सबका एक ही गो केंद्र है। अब इसको हम बाहर में एगो जो माने हैं गोला, उसका नाम दिया गया है बी। नाम क्या है, बी है। अब सर एक गोला आप क्यों पा रहे थे, तो आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी कि गॉस का प्रमेय का उपयोग तभी करते हैं जब वह एक बंद पृष्ठ में होता है। तो ये बेचारा आवेश सब जो था वो बाहर था, इसको अंदर में रखना था, तो एगो क्या मान लिए हम, खोखला गोला काल्पनिक सतह मान लिए। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं। अब जरा सोचिए, यहां से विद्युत क्षेत्र निकलेगा, तो विद्युत क्षेत्र जब जाएगा तो क्या होगा, वो बाहर की तरफ होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इस काल्पनिक सतह का जो डीएस होगा सर, वो भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। बिल्कुल आप सही बात बोले सर। ये तो सर गॉस के प्रमेय जो आप सिद्ध किए थे ना, उसी के जैसा सर मिलता जुलता लग रहा है। बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। अब सुनो, अब हम क्या निकालेंगे, जो काल्पनिक गोला जो माने हैं बी वाला, उसका निकालेंगे विद्युत फ्लक्स। तो अब लिखते हैं क्या, जिससे परिभाषा से फाई बराबर ई डॉट डीएस। फाई बराबर ई डॉट डीएस। इसको फिर क्या लिख सकते हैं, ई डीएस कॉस थीटा। थीटा क्या है सर, ई और डीएस के बीच का कोण है। दोनों सेम ही दिशा में जा रहा है, तो जब सेम ही दिशा में जा रहा है तो बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहां पर थीटा बराबर 0 आ जाएगा। तो फाई बराबर ई डी एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जो उसका जो मान होता है वह 1 होता है। तो फाई बराबर कितना आ गया, ई डी एस। फाई बराबर आ गया ई डी एस। अब अपने को डीएस का मान निकालना पड़ेगा। डीएस का मान निकालना पड़ेगा, तो डीएस का मान क्या हो जाता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आपको हम ध्यान केंद्रित करा दे, तो जो डीएस का जो मान होता है वह कुछ और नहीं होता है, बल्कि यह जो गोला है, काल्पनिक सतह है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जो कि किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात यहां पर यह है कि हम कौन सा आर को लिखे, स्मॉल आर को या कैपिटल आर को। तो सुनो, हमेशा जो है डीएस का बारे में जब भी बात करेंगे तो जो काल्पनिक सतह लिए हैं उसका त्रिज्या होगा। तो इसका त्रिज्या यहां पर क्या है, स्मॉल आर है। क्या है, स्मॉल आर। यहां पर आएगा डीएस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस डीएस का मान यहां पर रख देंगे, क्या रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको ना फाई बराबर आपका आ गया, क्या आ गया सर, ये आपका आ गया 4 पाई आर स्क्वायर ई। समीकरण नंबर मान लेते हैं इसको 1। समीकरण इसको क्या मान लिए, 1 मान लिए। अब इसके आगे जो हम बात करने वाले हैं वो क्या बात करने वाले हैं, लिखने वाले हैं गॉस
के प्रमेय से। क्या चीज लिखने वाले हैं? गॉस के प्रमेय से। गॉस साहब क्या बोले थे? गॉस साहब बोले थे जो फाई का जो मान होगा वह आवेश। आवेश हम यहाँ पर क्या लिए थे? आवेश कुछ लिखा हुआ है क्या? जी बिल्कुल, आवेश क्या है? कैपिटल क्यू है। किसी बंद पृष्ठ में कितना आवेश है? कैपिटल क्यू है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या चीज? कैपिटल क्यू। अब वो प्लस में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, केवल क्यू लिख देंगे। बाटा में क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसको क्या मान लिए? समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करेंगे। अब देखिए यहां पर हम फाई नेट नहीं लिखे। रीजन क्या था? क्योंकि यहां पर फाई नेट नहीं आया था। अगर यहां पर सतह जोड़ क्या आता, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 फाई 5 आता तो फाई नेट लिखते। तब यहां पर हम क्या लिखते? फाई नेट लिखते। लेकिन यहां पर फाई नेट नहीं लिखे हैं, इसलिए यहां पर भी नहीं लिखेंगे। सर पहले यहाँ पर आप स्मॉल क्यू लिखा करते थे, अभी कैपिटल क्यू क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो मानक है वो क्या माने हैं? कैपिटल क्यू माने हैं, इसलिए। अगर आप यहाँ पर स्मॉल क्यू मानते तो यहाँ पर स्मॉल क्यू लिखा था। चलिए अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। समीकरण 1 एवं 2 को बराबर करने पर क्या आएगा? तो समीकरण 1 में क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर ई। समीकरण 1 में यही ना है? 4 पाई आर स्क्वायर ई। समीकरण 2 में क्या है? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा, सर कल अनंत वाला जब आप किए थे तो वहां पर जो है आप जो है ना रैखिक आवेश घनत्व किसे क्यू को हटा दिए थे, यहां पर क्यों नहीं हटाए? तो कल वाला में जो माने थे वहां पर रैखिक आवेश घनत्व माने थे लेमडा, और यहाँ पर हम मान लिए हैं आवेश क्यू, इसीलिए यहां पर क्यू को नहीं हटाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां सब आपका ई का मान आ जाएगा। क्या आएगा? ई बराबर क्यू। अब ये पूरा जो है कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब कुछ याद आया क्या सर? कुछ याद आया? जी बिल्कुल सर आ गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम अगर अलग कर दे सर तो यह मान तो सर जी के बराबर हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है यह किसका मान है? तो सर ये तो के का मान है, तो आपका ई बराबर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? के क्यू बटा में आर स्क्वायर। के क्यू बटा में क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर आ जाएगा। सर ये फॉर्मूला तो ठीक उसी के जैसा है जो आप बिंदु आवेश के कारण बताए थे, के क्यू बटा में आर स्क्वायर। जी बिल्कुल उसी के जैसा है। अब ऐसा सोचिए कि एक गोला है, उस गोला से दूर चले गए हैं तो वह गोला अपने को क्या दिखाई देगा? बिंदु जैसा ही दिखाई न देगा। सूर्य भगवान है, पृथ्वी से कई गुना बड़का है, लेकिन उसको हम दूर से देखते हैं तो क्या दिखता है? एक बिंदु के जैसा दिखता है, इतना बड़ा दिखते हैं। तारा को देखिएगा, तारा परफेक्ट एग्जाम्पल है। अपने को नहीं पता है कि उसका क्या साइज है, लेकिन उससे हम बहुत दूर है तो उसका जो है कैसा दिखता है? वो बिंदु के जैसा दिखता है। ठीक है, अब सुनिए, यह जो आपका आया है यह आया है अदिश रूप। कौन सा रूप है? अदिश रूप है। तो इसका सदिश रूप भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सदिश रूप। तो पहले क्या करते हैं, या आपका जो है जब बिंदु गोले के बाहर हो, ठीक है, तब इसके लिए ये पूरा आपका डेरिवेशन हो गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है दूसरा नंबर और तीसरा नंबर वो आसान है, मेन आपका यही था बाहर वाला। बी और सी, जो बी और सी है
वो बहुत ही आसान है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप नोट तो नहीं किए होइएगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा या फिर वीडियो को रोककर आप लिख लिए होइएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ तक सिद्ध कर देंगे। ये कौन सा रूप है? तो ये सर अदिश रूप है। आपको हम बार बार बोलते हैं ये कौन सा रूप है, तो इस सर जी ये जो है अदिश रूप है। कौन सा रूप है? अदिश रूप है। तो सर इसका सदिश रूप भी आप लिखना चाह रहे हैं, तब ना बार बार आप अदिश रूप कह रहे हैं। तो अदिश रूप हो गया है, तो आप सुनो ध्यान से। अब हम लोग को लिखना जो है, क्या लिखना है? वो लिखना है सदिश रूप लिखना है। तो सदिश रूप में कुछ नहीं करते हैं, जो आपको आया हुआ है उस पर एरो चढ़ाते हैं, के क्यू बटा में आर स्क्वायर लिखते हैं, और नीचे में जो रहता है उसी को कैप चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं जी? कैप चढ़ा देते हैं। यही आपका क्या हो गया है? सदिश रूप। अगर बात करेगा यहां से, अगर हम बात कर लेते हैं अगर समानुपाती का, तो वही वाली बात हो जाता क्या चीज? अगर समानुपाती का अगर बात करता तो वो आपका जो हो जाता वो क्या हो जाता? 1/r²। और क्या होता समानुपाती में? समानुपाती में जो और होता वो क्या हो जाता? आवेश क्यू हो जाता। और क्या हो जाता? व्युत क्रमानुपाती। व्युत क्रमानुपाती में क्या हो जाएगा सर? r² हो जाएगा। ये तो बच्चों का खेल हो गया है आप सभी के लिए। देख करके बता देंगे सर किसका समानुपाती है, किसका व्युत क्रमानुपाती है। इसका ये अदिश रूप हो जाएगा, इसका ये सदिश रूप हो जाएगा। एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बी पार्ट पे आते हैं। कौन सा पार्ट पे? बी पार्ट पे अदिश रूप तक ही सिद्ध करना होता है। आपको जो सदिश रूप बताया है यह एक्स्ट्रा चीज है, कहीं एग्जाम में अदिश के जगह पे सदिश ना पूछ दे फॉर्मूला, इसीलिए आपको बता दिए हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है। ठीक है, सिद्ध करेंगे यहीं तक। अदिश रूप लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ आप फेयर में अदिश रूप जरूर लिख लीजिएगा। अब इसके आगे आते हैं, इसको मिटाते हैं। अब सर जी हम बोलना चाह रहे हैं बी नंबर में। क्या चीज? बी नंबर में जब बिंदु गोले के सतह पर हो। कहां होना चाहिए जी? गोले के सतह पर होना चाहिए। कुछ विद्यार्थी सोचेगा कि सर अभी भी तो बिंदु P गोले के सतह पर ही है। नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको तो हम माने थे। एग्जैक्ट में था कौन? कैपिटल R वाला। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला जो है आपका, सुनो ध्यान से मेरी बात को सुनना। इस P को धीरे धीरे यहां पर लेकर के आएंगे, इस P को। तो यह जो होगा, जो R माने थे, अब इस पर लेकर के आएंगे तो किसके बराबर में हो जाएगा सर? कैपिटल R जो है स्मॉल r के बराबर हो जाएगा। क्या आप इस बात से सहमत है? जैसे इस P को धीरे धीरे नजदीक लेके जाएंगे सतह पर, तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब ये जो स्मॉल r था अब यहाँ पे आ गया, और ये किसके बराबर है? कैपिटल R के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल r जो है अब कैपिटल R के बराबर हो गया है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E बराबर के क्यू बटा में अब हो जाएगा कैपिटल R²। क्या हो जाएगा जी? कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना ही करना था। मजा आ गया सर। सर एक बात बताइए, तो अगर एग्जाम में लिखा हुआ होगा कि एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण, ठीक है ना, बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, ये आपको इसमें जोड़ देगा। तो जो अभी सिद्ध किए थे यहां तक लिखेंगे,
लेकिन अगर ये वाला जोड़ देगा, उसमें क्या जोड़ देगा, बी वाला जोड़ देगा। तो यहां तक सिद्ध करने के बाद माना कि आना कि सब कुछ सेम रहेगा, बस अब ये ऐड हो जाएगा उतना इसमें, ठीक है। लेकिन अगर सर अगर बोल देगा सी नंबर में, क्या बोल देगा, सी नंबर में बोल देगा कि जब बिंदु गोले के अंदर हो, गोले के क्या हो, अंदर हो। अब गोले के अंदर में मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये जो गोला है इसके अंदर में कोई आवेश है या नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर के क्यू बटा में, मेन फॉर्मूला तो यही होता है सर जी, के क्यू बटा में आर स्क्वायर जी। अब गोले के अंदर में कोई आवेश है या नहीं है, आवेश का मान क्या है, 0 है। आवेश है कहाँ, आवेश उसके ऊपरी सतह पर है। आवेश कहाँ पर है, कोई सोच रहा होगा सर काल्पनिक सतह के अंदर तो है ना, अब हम वहां पर है ही नहीं है। अब हम चले गए कहाँ, कंडीशन नंबर 3 पे, जब बिंदु गोले के अंदर हो। कौन सा गोला, ये जो आर त्रिज्या वाला गोला था, कैपिटल आर वाला, उसके अंदर में है अब हम लोग। तो क्या उसके अंदर में कोई आवेश है, आवेश तो उसके बाहर में है मेरे प्यारे विद्यार्थी। आवेश कहाँ पर है, उसके बाहर सतह पे है, न कि अंदर में है। तो अंदर में नहीं है, मतलब कि यहाँ पर Q का मान क्या है, 0 है। के Q का मान 0 है तो रख दीजिए E बराबर K गुने 0 बटा में आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट कितना आ गया, 0 आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो तीसरा नंबर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन रहेगा पता है, खोखले गोले के अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है जी, 0 होता है। बिल्कुल सही बात बोले। कभी भी तुम्हारे जीवन काल में क्या लिखा होगा, खोखले गोला लिखा होगा। क्या लिखा होगा, खोखले गोला लिखा होगा। तो हमेशा एकदम परफेक्ट है कि विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। चाहे खोखला गोला में कुछ भी रख दे, क्या रखेगा, तो बोलेगा 50 गो या 5 गो द्विध्रुव आघूर्ण रख देगा, विद्युत द्विध्रुव रख देगा। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है, एगो प्लस क्यू है, एगो माइनस क्यू है। अब दोनों कट के हो जाएगा 0, कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तुम्हारे जीवन में कभी भी अगर तुमको मिले खोखला गोला है तो उसके अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा 0 होता है। क्या होता है जी, 0 होता है। इसको भूलिएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जितना आप सोच नहीं सकते उतना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का तो सवाल है। इतना जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मात्र 35 को तो ऑब्जेक्टिव सही करना है। 16 को चैप्टर है, 15 को ही मान लेते हैं, 15 को चैप्टर है, 15 दुना के 30 होता है। अगर एक चैप्टर से 2 ऑब्जेक्टिव भी बन जाए अपने लिए तो कितना मजा आ जाएगा। 30 को ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो है ये था दूसरा नंबर का 3 पार्ट आ गया, ए बी और सी। अगर एग्जाम में बी नंबर पूछ रहा है तो ए जितना बना है वो पूरा रहेगा, उसके बाद ये ऐड हो जाएगा। अगर आपसे पूछ रहा है सी नंबर वाला तो बी वाला को नहीं लिखेंगे, ए वाला को पूरा लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएंगे, सी वाला पे आ जाएंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है एगो दूगो और डेरिवेशन बचा हुआ है, 1 2 दिन 3 दिन मान लेते हैं, 4 दिन अभी चलेगा क्लास, उसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा समापन। देखिए बहुत सा क्या होता है कि सिलेबस में बहुत कुछ है, बहुत कुछ सिलेबस में है, लेकिन एग्जाम में क्या पूरा आता है क्या, नहीं। तो कई बार हम क्या करते हैं कि सिलेबस में रहता है, देखते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम स्किप कर देते हैं, नहीं
उसको कंसीडर करते हैं, उसको पढ़ाते ही नहीं है, बोल देते हैं कि एग्जाम में ये नहीं आएगा। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि नहीं सर आप पूरा पढ़ाइए, हम पूरा पढ़ने के लिए रेडी है। तो उसमें थोड़ा सा आपका सिलेबस तो उतना ही खत्म होगा सितंबर अक्टूबर में, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है कि लेंदी हो जाता है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग नोट करने के लिए हटना पड़ेगा ना जी। चलिए, उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होइएगा। आप लोग का रिस्पांस सही आ रहा है, जो भी अब तक वीडियो अपलोड हुआ है उसमें आप लोगों का रिस्पांस सही है कि सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हम आपको एक्सप्लेन ही उसी ढंग से कर रहे हैं कि दिक्कत आपको ना हो। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी, वैसे विद्यार्थी जो वीडियो देख करके छोड़ देते हैं, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला समय में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। भले आप बिहार में कहीं से भी हो, हमको ये बात पता है कि बिहार के अलग अलग कोने से विद्यार्थी जो है वीडियो देख रहे हैं और रिस्पांस सही आ रहा है। तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चल के आप ही को फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और आने वाले समय में मैथ भी चलेगा, जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा, नो कॉस्ट रहेगा। जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसी के लिए अलग अलग ऐप पे, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे सबका फीस है, आकर सब अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कोर्स को बेचते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अगर यही अपने पास डिजिटल बोर्ड रहता तो इतना ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, पहले से टाइपिंग रहता, हम बोल देते परिभाषा। यही सब तो हो रहा है कोर्स में, और हो क्या रहा है, आप कुछ हो रहा है बताइए। पहले से लिखा हुआ उसको समझा दिए, एक्सप्लेन कर दिए, बस हो गया, बात कहानी खत्म। यहाँ पे सब कुछ लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। मैं भले आपका वीडियो जो है 40 मिनट का 45 मिनट का है, लेकिन इसको रिकॉर्ड करने में 2 घंटा 1.5 घंटा लग ही जाता है। इसके पीछे मेहनत है। तो मेहनत के एवज में आपसे केवल यह मांग रहे हैं कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमें क्या कर सकते